हमारे यहाँ भूत प्रेत जादू टोना पिशाच ये सब बातें बहुत आम है। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पर कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है, प्रेतों को माना जाता है और उन्हें बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पर तो भूतों का डेरा होता है, वहाँ आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है, प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसे ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे उसे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसीलिए वहाँ आस पास भी कभी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे, जानवर भी दुबक के भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी कभी इंसानों को भी मार देता था और जानवरों ने उसका शिकार किया है ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसे मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आ गई और उसकी खुद की तस्वीर में जाकर छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके रिश्तेदार वहां आए तो जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया और सबके कटे हुए सर को बाहर रास्ते पर फेंक दिया, ताकि सब लोग ये समझ जाए कि शिकारी वापस लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ ना कोई हवेली थी और ना ही कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसे नजर आती है। ये बात कहाँ तक सच थी ये तो वो गांव वाले ही जानते हैं। हवेली अब तक ना तो किसी को दिखाई दी थी और ना ही उस डरावने शिकारी का खूनी भूत। अमावस की रात थी, बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज से गाड़ी में ब्रेक लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं ना। वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने वो पार्किंग में खड़े हो गए, जहाँ पर हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए नीचे उतर रहा था। उसके आते ही सागर ने उससे पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत है और हम यहाँ पर नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भर दी। वो तीनों लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी वो। जैसे बाहर से सुंदर दिखाई दे रही थी वैसे ही अंदर से भी सुंदर थी। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। बड़ी सी मूछे, हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा हो। रहा ही नहीं गया सागर से तो उसने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं। और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी जा नहीं पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताइए, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसे जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे ही सामने गए उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है और वो भी बहुत गुस्से से। एकदम से सबकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थी थोड़ी देर के लिए। शायद ये सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर भी गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेकर गया।
वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता हुआ दिख रहा था तो उसको किसी ने बुलाया ही नहीं। उनको आदत होती है, लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और समर तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही उनकी आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफी गर्मी थी। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। समर एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त भी जाग गए। समर को कोई सपना आया था। समर बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने समर को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाहर निकलने के लिए उन्होंने आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया है। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था, वो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज जा ही नहीं रही थी। फिर समर ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उन्हें मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा ही नहीं था और ना ही कोई खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। ये सब क्या हुआ ये सोच के वो आपस में झगड़ने लगे और बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने को कुछ था और ना ही पानी था। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, फिर से सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत ज्यादा प्यास और भूख लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते हैं, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसका हाथ दीवार से टकराकर खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही समर और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात पर वो लोग ध्यान ही नहीं देते, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से उनकी जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। समर और रमेश में ना जाने शैतान समा गया था उनके अंदर। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसे काट रहे थे, उसका खून पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच ही नहीं पाया और सागर की मौत हो गई। समर और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आ गई। सुबह सारी हवेली में सड़े हुए मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू कर दिया, जैसे उनके अंदर का इंसान ही मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो समर और रमेश बगल के कमरे में जाकर सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के बारे में सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़े रहकर पीछे से समर के ऊपर वार किया। समर का सिर किसी नारियल की तरफ फट चुका था और जमीन पर खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी समर की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटाकर अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलने की आवाज भी ऐसी थी जैसे सालों से बंद पड़ा था।
रमेश अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर उसने देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक वो जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। अबे ड्राइवर! ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है। जी साहब, और दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वो रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी सब लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है तो पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली थी ही नहीं, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था रमेश। तभी रमेश ड्राइवर पर चिल्लाया, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हम लोगों को ढूंढा क्यों नहीं? साहब, हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डरते हुए बोला। अब मानो रमेश का खून ही सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छलावा? हवेली गायब, और उसके दोनों दोस्तों का क्या हुआ था वो तो बस रमेश ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के रमेश को हाथ लगाया। साहब, रमेश गाड़ी की सीट पर ही गिर जाता है। वो सदमा सहन ही नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था? उनके साथ क्या हुआ था? उसके दोस्त कहाँ गए? किसी को कुछ पता नहीं चला, और ये सारे राज रमेश की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया, डरावनी, रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।